सो वेलकम एवरीबडी टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द न्यूज रडार। और हमने अभी स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की थी जिसके ऊपर हमने बात की थी फॉरेन टूर्स को लेकर, जिसमें हमने ये बताया था पब्लिक को कि कैसे जो स्मार्ट सिटी से जुड़े लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, ऑफिशियल्स थे, वो फॉरेन टूर्स पे गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उसके बाद बीओडी में वो कंडीशंस ही चेंज कर दी गई कि उसमें फॉरेन एक्सपर्ट्स को हमें हायर करना है। So then, in this panel discussion, we are going to shed a light on the smart city project in Himachal Pradesh. जो PNC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इसमें हायर होने थे, उसी के लिए फॉरेन टूर हुए थे। हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड द रोल ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो सभी अपने अपने फील्ड के जो है वो एक्सपर्ट्स हैं। वी हैव विद अस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस सागर जी, who is one of the learned personalities of this hill town. And उसके बारे में मैं बताऊं कि he was the first to, we can say that he is among the first people to start trekking in McLeodganj, to open a bookshop in McLeodganj. और he has met many people, जो मेरी उनसे बातचीत हुई थोड़ी सी अभी कि एक लोनली प्लेनेट एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बुक हुआ करती थी और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स उसको बहुत रेफर करते थे कहीं भी जाने के लिए। तो ही हैज मेट द राइटर्स ऑफ दैट बुक आल्सो, जो इनके पास आते थे। देन वी हैव विद अस मिस्टर जीएम पठानिया, who is one of the most disciplined IAS officers from a background of an army background, और IAS में रहे, and he has taken a volunteer retirement for a social cause, just to spread awareness among the public that how their money is being utilized, how the welfare schemes coming in their name are working, and whether they are reaching to them or not. And then we have with us Ghazala Abdullah, who is an activist, and she had worked a lot for the greenery, and एक बहुत बड़े कॉज को लेके चली थी कि पेड़ों को ना काटा जाए। और इट वाज ड्यू टू हर दैट हाई कोर्ट हैज टेकन एक्शन, एनजीटी हैज कम टू एन एक्शन, और जो पेड़ों की कटाई हो रही थी और अंधाधुंध कमर्शियलाइजेशन हो रही थी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, उस पर कुछ हद तक रोक लगी। देन वी हैव विद अस मिस्टर आशीष भगोरिया. He is also one of the intellectuals of Dharamshala town, and he runs his consultancy business. He is with us because we are discussing the issue of project management consultants in smart city project. So welcome all of you. I will start discussion by asking first question to Mr. Prem Sagar ji. Prem Sagar ji, आप सबसे पुराने इस शहर के निवासी हो, ट्रैवल ट्रेड को देखते आए हो, टूरिज्म सेक्टर को देखा है, एंड यू आर ऑल्सो GMU पास आउट। तो आप थोड़ा बताएं कि पहले जो धर्मशाला थी, पहले जिस लेवल के टूरिस्ट आते थे उसमें और अब में कितना फर्क है, और स्मार्ट सिटी आने से, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से क्या आपको कोई बदलाव धर्मशाला में दिखता है या नहीं दिखता है? थैंक यू मिस्टर पुरी फॉर ऑल द थिंग्स। जैसे आपने स्मार्ट सिटी की बात करी है, तो ऑफ कोर्स आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन्स जो यहाँ पर पैदा हुए, बड़े हुए, और इस पूरी प्रोसेस में आज हम जो स्मार्ट सिटी के पूरे आइडिया तक पहुँचे हैं और उसके जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुए हैं और इसके जो रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज हमको फेस करनी थी, वो अभी तक वो तो स्मार्ट सिटी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। इस इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। परंतु इस पूरी प्रोसेस में जो चीज़ें आपने एक दो हाईलाइट किया है कि टूरिज्म के ऊपर अभी स्मार्ट सिटी का इम्पैक्ट इतनी जल्दी, बहुत जल्दी कहना होगा, क्योंकि अभी वो अपने आप में अभी एक अधूरा प्रोजेक्ट चला हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये डेस्टिनेशन टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही है धर्मशाला, और जब हमारे साथ इस तरह के जो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं तो हम हमेशा बेहतरी की तरफ देखते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि ये आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी बड़ा एनरिच्ड आइडिया है, हम के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं और जो यहाँ के प्लानर्स हैं। हम सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ में एक बेहतर टूरिज्म भी चाहिए। तो उसके लिए स्मार्ट सिटी अभी तक बहुत पीछे है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि वो पहले सड़कों से बाहर निकले, फिर तो कभी झील की बात होगी, कहीं गार्डन्स की बात होगी, कहीं अच्छी डेस्टिनेशन की बात होगी, उसके फिर इनर डिसिप्लिन होते हैं उसको इस्टेब्लिश करने की बात होगी। तो अभी तो वो ये बहुत पीछे रह गए हैं इन चीज़ों में। We have with us Ghazala Abdullah. I think she is born in Germany, and she is here just because of she is a devotee of His Holiness the Dalai Lama. So we'll take her view. Ghazala, how you see this hill town
you are here in love of Buddhism, and you are a devotee, sincere devotee rather. So how you see this picture of smart city, and how you see the changing in this town? Because I think you are coming to Dharamshala from 1994, I think. Yeah, it's been almost 28 years now, but I really don't have much information about the inner workings of the smart city or where the money landed up. I can just really report from the ground. And that is to say that women are still walking in the dark along our streets at night. Our garbage is still lying all around everywhere. Our sewages are still overflowing, especially now in the monsoon. The roads are full of sewage water. And although I know that lakhs and lakhs and crores of rupees have been spent, in my town, McLeod-Ganj, we don't even have one place for our children to play. There's not one playground. After all the money that has been pumped into this town, I think it's disgrace. It's shameful. Aside from that, from an environmental point of view, although there has been some effort made by the Green Tribunal to talk about the load capacity of these hills, and although some activists have been actively planting trees during the monsoon, it is still a situation where there's illegal construction going on in every single corner that you look, tree felling going on without any kind of punishment. I think it's a disgrace. I think the town is set for a disaster on the scale of what we have seen in Uttarakhand, and I think the money could have been spent much better. That's my opinion. Bhagoria ji, apart from consultant, you are also resident of Dharamshala. Can you shed light कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आया, उसके बाद धर्मशाला में आपको कोई प्रोडक्टिव कुछ चेंज ऐसी दिखी हो? कृपाल जी, देखिए, प्रोडक्टिव चेंज में अगर मैं बात करूँ तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो आप एनवायरनमेंट का देख रहे हो, राइट, तो मुझे ये लगता है कि स्मार्ट सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चरल स्मार्ट सिटी की जगह पे इको स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इज टुडेज नीड. सो अगर उसको लेकर के आप बात करो तो हमारे पूरे स्टेट में, या खास करके स्पेशली धर्मशाला में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का चल रहा है, तो इको और उस सिस्टम के ऊपर वैसा कुछ प्रोडक्टिव दिखता नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर रही है. तो एक उस फोकस पे बैलेंस्ड अप्रोच पे काम होना चाहिए. कुछ चीज़ें हैं जैसे पार्किंग, जैसे हम लोगों के घरों में गाड़ियाँ, एक फैमिली में 2 गाड़ियाँ हो रही है, राइट, सो वो लोग पार्क कर रहे हैं सड़कों पे, उससे ट्रैफिक का क्योस पैदा हो रहा है. तो वो एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे. गार्बेज इज एन इशू. एक्सेसिबिलिटी फॉर somebody is on wheelchair और कहीं पे है. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट कंसेप्ट्स, तो वो स्मार्ट कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस होते हुए मतलब प्रैक्टिकली इतना दिखता नहीं. कुछ चीज़ों को ब्यूटीफाई किया गया है, एंड बाकी जो जैसे टॉयलेट्स बनने चाहिए बहुत जगह पे लोगों के लिए अवेलेबल हो. ओल्ड स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हैं, तो अगर वो कहीं पे रुकते हैं या उनको कोई बाजार से सामान खरीदना है तो उनका कंफर्ट, तो ये सारी चीज़ों को कवर करना चाहिए. We are with us, joined by one of the senior most journalists of Himachal Pradesh. He is working with the print, Mr. Saurabh Chauhan ji. Saurabh ji, welcome to this panel discussion on Smart City project of Dharamshala. So now my question is for J.M. Pathania ji, who had worked in this project as a commissioner when he was here as a commissioner for Municipal Corporation Dharamshala. Sir, पहली चीज तो ये है कि पहले तो लोगों को यही नहीं पता है कि पीएमसी क्या चीज है, व्हाट इज पीएमसी. तो मेरा सवाल ये है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में आप ये बताएंगे व्हाट इज पीएमसी. सबसे पहले सभी को नमस्कार, और मैं सौरभ चौहान जी से कहना चाहूँगा कि आज की डिस्कशन शिमला स्मार्ट सिटी पे भी उतनी ही लागू होगी जितनी आज हमारी धर्मशाला में हो रही है. इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गजाला जी ने किया, प्रेम सागर जी ने की, या आशीष जी ने किया,
ये सारी की सारी समस्याएं हमारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल में इनका एड्रेस किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें ये था कि एक है स्मार्ट डेवलपमेंट, एक है नॉर्मल डेवलपमेंट, जिसमें हम विलेज डेवलपमेंट भी कह सकते हैं या नरेगा डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अब दोनों में फर्क था। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इसलिए आया था कि इसमें एक बड़ा अच्छा कदम था कि जनरली हम लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाके हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे सिटी स्मार्ट है, वहाँ पे स्मार्टनेस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पार्किंग सिस्टम्स हैं। वो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग थी। अब इंडिया के रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि हर जगह पे शुरू कर दिया जाए, इसलिए उसको स्टार्ट किया शुरू में पहले 100 शहरों में, और ये रेप्लिकेबल मॉडल थे कि जो 100 शहर हैं वहाँ पे जोर लगा के हम पूरा जितने भी स्मार्ट फीचर्स हैं उनको हम डालें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे आ जाए, हमारी सेफ सिटीज़ हो, हमारा सीसीटीवी हो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हो, पार्किंग की सॉल्यूशंस हो, हमारा टूरिज्म बेटर हो। वो सारा का सारा चीज़ें जो थी वो हमने धर्मशाला या हम शिमला की बात करें यहाँ पे हमने डाली थी, और बाकी 98 सिटीज़ जो पूरे हिंदुस्तान के थे वहाँ पे करना था। तो ये पीएमसी का काम था कि उसने सर्वे करना था, उसकी डिजाइनिंग करनी थी, उसका डीपीआर तैयार करनी थी, उसका टेंडर करना था, और उसको उन्होंने आगे प्रोजेक्ट को अवार्ड करने के बाद उसको सुपरवाइज भी करना था, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट बना या हमारी डीपीआर बनी उसके मुताबिक ही हमारा काम होगा। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो था, ये कंसल्टेंट थे। अब हमारे पास इस कंसल्टेंट ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होना था। उसमें वही एक्सपर्ट होने थे जो पीएमसी में एक्सपर्ट थे, लेकिन ये हमारा जो पीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी थी, ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के इसने अंडर काम करना था, जिसने पीएमसी के काम को सुपरवाइज करना था। पीएमसी ने पूरा काम करना था, पीएमयू ने उसको सुपरवाइज करना था, और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को उन्होंने उसमें असिस्ट करना था। सौरभ जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, बिकॉज ही हैज ट्रेवल्ड अदर स्टेट्स आल्सो जहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड ही हैज वर्कड क्लोजली विद अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें सर मैं इनसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट्स हैं, ये जब हायर होते हैं तो कैसे ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं गवर्नमेंट के बीच में, लोगों के बीच में, और कैसे ये वो अपना बिठाते हैं कम्युनिकेशन का तरीका, और काम कैसे करते हैं, क्योंकि इन्होंने अर्बन बॉडीज को देखा है बाकी जगह का भी। तो सौरभ जी आप बताने की कृपा करें कि कैसे ये पीएमसी काम करती है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। पठानिया जी से बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है वर्चुअली। ये जो टॉपिक है स्मार्ट सिटीज को लेके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पे मेरे से पहले जो भी बोले हैं वो बहुत विस्तार से इस बारे में कहा है पठानिया जी ने इसमें। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, तो पठानिया जी को उस वक्त क्या क्या दिक्कतें जो उस वक्त आई, पठानिया जी को उस बारे में सब पता है कैसे ये शुरू हुआ था, और इसके पीछे स्मार्ट सिटी के पीछे क्यों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना था, क्यों स्मार्ट सिटीज बनाना चाह रहे थे। मैं एक पठानी जी ने बड़ा सभ्य शब्दों में बहुत विस्तार से एक चीज बताई कि क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। इसको मैं रफली ये कहता हूँ कि एक ये सोच थी, जैसे उन्होंने कहा कि फॉरेन के एक्सपर्ट्स होंगे, विकसित से जो कंट्रीज हैं वहाँ की सिटीज के एक्सपर्ट्स होंगे, वो लोग यहाँ सर्वे करेंगे, वो देखेंगे कि हमारी ज़रूरतें क्या क्या है, और नई टेक्नोलॉजीज के साथ उसकी इंटरवेंशन से उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है समस्याओं को। तो एक ये तय हुआ कि सरकारी जो सिस्टम है हमारा, उसके क्लचेज से थोड़ा सा बाहर एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो एक्सपर्ट्स को साथ लेके, कंसल्टेंट जिनको हम कहते हैं उनको साथ लेके एक काम करेगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, ये सब काम करेगी। और हालांकि अभी उस तरफ ये डिस्कशन जा रही है, लेकिन इसका मैं कंक्लूजन वाला पॉइंट भी कह देता हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ ये हुई है कि जब रोड वाइडन पीडब्ल्यूडी नहीं करना है, जब
बस स्टैंड पीडब्ल्यूडी के लोगों ने ही बनाने हैं, बस क्या कहते हैं, स्मार्ट बस स्टॉप। जब पानी की लाइंस जो है वो एसजेपीएनएल ने या आईपीएच ने ही बिछानी है ना। जब आपकी जो शॉप्स हैं वो हिमुडा ही बनाएगा, तो स्मार्ट सिटी की क्या जरूरत है? ये डिपार्टमेंट तो पहले भी डंगे लगा रहे थे, ये डिपार्टमेंट तो पहले भी सड़कें चौड़ी कर रहे थे, ये डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी अपना अपना काम एमसीज में कर ही रहे थे, डिपार्टमेंट्स ही काम कर रहे थे। और एमसीज में जो इंजीनियर्स हैं, एमसी में जो स्टाफ है, वो भी डिपार्टमेंट से ही बहुत जगह पे डेपुटेशन पे जाता है या डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि स्मार्ट सिटीज का एक प्रोजेक्ट आया, शुरुआत उसकी बहुत बढ़िया हुई कि भाई इसमें हम ये करेंगे वो करेंगे, फॉरेन विजिट्स भी हो गए, सारा आइडिया लेके ऑफिसर्स लोग आ गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो पीएमसी की यहाँ बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमसी, जो सबसे बड़ी चीज थी कि कंसल्टेंट्स हायर होंगे, एक कंसल्टेंसी हायर होगी, वो जब वहां पर बात आई तो वहां मामला फंस गया। शिमला स्मार्ट सिटी के पास तो कंसल्टेंट ही नहीं है। और कंसल्टेंट्स जो उसमें मेरा सवाल यही रहेगा सौरभ जी, आपने एक शब्द कहा कि जब पीएमसी को हायर करने का मामला आया तो वहां पे मामला अड़ गया, तो इस पे थोड़ा ध्यान से देखो, तो वो उसके रीजंस आपको क्या लगते हैं कि क्यों ये टेंडरिंग प्रोसेस में जो है वो हेर फेर की गई और क्यों ये पीएमसी को हायरिंग प्रोसेस ही बदल दिया गया है? ये तो जब स्मार्ट सिटी बनी होगी उस वक्त कुछ वजह रही होंगी, लेकिन बेसिकली इसमें इशू ये भी नहीं है कि उस वक्त गड़बड़ क्या हुई या क्यों नहीं हुआ। इशू ये है कि आपने उस वक्त तो हायर नहीं किया किसी को, किसी कंसल्टेंट को आने नहीं दिया या जो भी वजह रही होगी। बाद में ये हुआ कि काम तो पूरा करना है, तो काम कौन पूरा करेगा? तो फिर काम ये हुआ कि अच्छा सड़क बनाने का काम है तो दे दो सड़क वालों को, पानी वाला काम है दे दो पानी वालों को, अच्छा बस अड्डे वाला काम है, बसें लेके आनी, कौन लेके आएगा? एचआरटीसी लेके आएगा। एचआरटीसी बसें लेके, तो एचआरटीसी तो पहले भी बसें लेके आता था शिमला के लिए, धर्मशाला के लिए, जेएनएनयूआरएम में भी बसें आई है, सर रहे हैं यूडी में, उससे पहले देखा है सर ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, शुरुआत में इसमें जो गलती हुई उससे ये तो श्योर है कि ये प्रोजेक्ट जो सोच के शुरू हुआ था वो सोच पूरी नहीं होगी। यहाँ पे सौरभ जी मैं थोड़ा सा आपको रोकिए, बताना चाहूंगा कि ये जो गलती हुई है ये इट्स अ मैन मेड, जो लगता है, बिकॉज बीओडी जब हुई हमारी स्मार्ट सिटी की तब तक फॉरेन टूल्स हो चुके थे और उसमें ये फिर एक शब्द लिख दिया गया कि ग्लोबल एक्सपीरियंस इंटरनेशनल एक्सपर्टीज टू बी डिस्पेंस विद, तो उसके लिए शब्द लिख दिया गया। तो मैं जय बढ़ानी सर, आप इस पे कुछ कैन यू शेड लाइट की जो गलती हुई बीओडी में जो चीज लिखी गई, वाज इट वाज अ मिस्टेक और ये प्रोसेस में ऐसा करना ही था? इसमें मैं थोड़ा सा दोबारा से डिस्कशन को अलग से लेके आता हूँ स्मार्ट सिटी की तरफ। बेसिकली इसमें सौरभ जी जो आप बता रहे हैं, स्मार्ट सिटी वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें बड़ा क्लियर था कि एसपीबी बन गई, पीएमसी आएगी, इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट होंगे और उसको एसपीबी इम्प्लीमेंट करेगी। अब डिपार्टमेंट का रोल क्या था, अब इसको मैं आपको क्लियर एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें हुआ क्या। जैसे जब तक तो आपको सौरभ जी आपने भी देखा होगा कि जब तक हमारे पास स्मार्ट सिटी का कंपटीशन चल रहा था सिलेक्शन का, उस टाइम के ऊपर ना किसी ब्यूरोक्रेट, ना किसी डिपार्टमेंट और ना ही किसी इंसान का, किसी पॉलिटिकल लीडर का, किसी का कोई इंटरेस्ट था। वो सारे के सारे दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि स्मार्ट सिटी है क्या। असली खेल शुरू हुआ जब हमारा पैसा ट्रांसफर हुआ। अब उसमें जब पैसा ट्रांसफर हुआ तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका एक टेंडेंसी होती है अपना बजट मैक्सिमाइजेशन की, और बजट मैक्सिमाइजेशन क्यों होता है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा आ जाए। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के पास जब यहाँ पे मैं एमडी था और कमिश्नर था, उस टाइम के बिजली बोर्ड के एमडी एक प्रोजेक्ट लेके आगे 112 करोड़ का, और इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे धौलाधार होटल में हुई। तो उन्होंने कहा जी स्मार्ट सिटी से 112 करोड़ रुपया हमको दे दो। उसके बाद आईपीएस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट आ गया कि हमने सीवरेज का डीपीआर बना रखी है 103 करोड़ की या 101 करोड़ की, 101 करोड़ रुपया हमको दे दो।
अब इसमें प्रोजेक्ट में ये होना था कि इन डिपार्टमेंट्स के पास जो पैसा था उन्होंने इसको यहाँ पे जमा करवाना था स्मार्ट सिटी में। इस पैसे ने स्मार्ट सिटी मिशन के साथ कन्वर्ज होना था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिजली विभाग का है, इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीएस डिपार्टमेंट का है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनी एसपीवी बननी थी जहां से उनके ऑफिसर्स भी आ जाते, और इन सभी विभागों ने जब हमारी प्रपोजल बनी थी उस टाइम पे लिख के दिया था कि हम स्मार्ट सिटी मिशन का डेवलपमेंट में पूरा सहयोग देंगे। मैं सर इसमें यही ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज जो ये खेल हुआ, जो आपकी बात सही है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेंडेंसी रहती है कि बजट आ जाए एक बार, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाए। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट फेल होने से सर एक इमोशनली भी बहुत डेंट हुआ है धर्मशाला को, और फाइनेंशियली भी बहुत डेंट हुआ है। गजाला अब्दुल्ला इज एन इंटरनेशनल ट्रैवलर। I will ask Ghazala Abdullah and Prem Sagar ji to shed light that धर्मशाला का इतना पोटेंशियल था टूरिज्म लाने का कि it could have generated tourism opportunities, employment generate होती और revenue भी state को generate होता। So Ghazala, I will first ask you that what kind of potential do you see in Dharamshala bringing it a tourism destination on global map? You mean international tourists, the numbers of which have been falling over the last few decades, no? We are drawing less and less international tourists, even though we have His Holiness here and there's much interest internationally in His Holiness. Just a few weeks ago, 10 days ago still, we had traffic jams so bad coming into McLeodganj that people were sometimes waiting an hour and a half, 2 hours to come from Dharamshala to McLeod. The infrastructure here is so degraded that I think a lot of foreign tourists have decided that there are better unspoiled places to visit than Dharamsala. This is what I'm hearing from the international community of travelers. Go ahead. Sagar ji, you can also shed light on this ki what kind of potential McLeodganj has, कि किस तरह का इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो लाने में कैपेबल था, और स्मार्ट सिटी यदि वैसी आ जाती जो लाना चाहते थे, जो एक सपना था सरकारों का, अगर वो आ जाती तो इसके और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती, तो उसमें आप क्या कहते हैं सर कि कैसा पोटेंशियल धर्मशाला का है? यस, वेल, ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम थैंकफुल टू पठानिया सर और सौरभ जी जिन्होंने चीज़ें बतलाई और जो स्मार्ट सिटी का जो पूरा खाका हमारे सामने रखा है। हम पुरी साहब, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट टूरिज्म। सो फॉर टूरिज्म इज कंसर्न, मेरा ये लाइन ऑफ एक्शन रहा है। Even if you minus the whole concept of Dharamsala and smart city from my point of view, मैं फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आज ही मैं किसी अन्य दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा था कि नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन हाई एंड टूरिज्म माइनस मैक्लोडगंज, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि अभी हमने टॉप 10 और टॉप 21 डेस्टिनेशन इन एंड अराउंड कांगड़ा वैली किया है। उसमें विलेज लाइफ भी है और बहुत ज़्यादा इनपुट्स की चीज़ें हैं जो गजाला इज ट्रू एनफ, जिसमें लोनली प्लैनेट को जिक्र भी नहीं है, अब तो वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती भी नहीं है, परंतु बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है माइनस स्मार्ट सिटी इन एंड अराउंड कांगड़ा वैली, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कभी एक दूसरा कभी आप एपिसोड करें तो वो न्यू पोटेंशियल इन टूरिज्म माइनस स्मार्ट सिटी धर्मशाला, तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर डिबेट हो सकता है। परंतु इट इज़ वेरी शॉकिंग कि जो ये जो चीज़ जो हमारे लिए घटित होनी थी एज अ सिटीजन ऑफ धर्मशाला, हम यहाँ के निवासी होने के कारण जो हमें सुविधाएं मिलनी थी वो पूरी इस सिस्टम में उलझ के रह गई। तो हमें तो उस माइंडसेट के हैं कि इसको वैसे ही माइनस कर दो। अगर कुछ ही लोगों को पालना है, कुछ ही लोगों का पोषण करना है, तो फिर 53,000 लोगों को क्या होगा, 50,000 लोगों को क्या होगा। तो मैं इसमें इतना डिस्करेज नहीं हूँ, परंतु डेफिनेटली धर्मशाला एंड कांगड़ा वैली एंड हिमाचल itself is a bowl of big opportunities. I see big potential of tourism in this valley because there are so many other regions minus Dharamsala smart city जहाँ हम काम कर सकते हैं। Thank you. Great sir. And before coming to JM Pathania ji and Saurabh ji, I'll come to you with a question that accountability कैसे fix और इसमें कैसे जो है further action लिया जाए, पब्लिक के पास क्या राइट्स हैं कि उनके पब्लिक के पैसे का जो मिसयूज हुआ है, इस सवाल को आपके पास लेकर आऊंगा। उससे पहले मेरे साथ आशीष भगोरिया जी हैं, ये बिजनेस कल्चर कंसल्टेंट
ये भी कंसल्टेंसी देते हैं और हम लोग कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भगोरिया जी आप बताएंगे जब आप किसी का काम लेते हैं कंसल्टेंसी का, तो किस तरह की जिम्मेवारी आपकी रहती है? गोपाल जी, देखिए इस मुद्दे पे जो स्पेशली स्मार्ट सिटी का है, या आप कोई भी कंसल्टेंसी की बात करें, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के 3 रोल्स होते हैं प्राइमरीली। एक फर्स्ट रोल उसका रहता है किसी भी चीज़ का रिसर्च करना या एनालिसिस करना। सो मोस्टली कंसल्टेंट्स को जो कंपनीज होती है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेटा रिसर्च एनालिसिस के लिए हायर करती है। दूसरा रोल जो कंसल्टेंट का रहता है, वो एक रोल रहता है उसका रोड मैप क्रिएट करना, प्लान क्रिएट करना और एक स्ट्रैटेजी देना कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप लीड कर रही है, बट जहाँ पे एक एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंसल्टेंट को तभी हायर करते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रही। तो इसलिए वहाँ पे कंसल्टेंट एक एक्सपर्ट की तरह रोल आता है। तो सेकंड रोल हो गया उसका स्ट्रेटेजी या प्लान, और थर्ड रोल रहता है कंसल्टेंट का जहाँ पे सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत मैटर करती है, वो रहता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। क्योंकि अगर कंसल्टेंट ने एक रोड मैप क्रिएट किया तो वो डेफिनेटली एक विजन को लेकर के या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की होगी। तो अगर वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है द वे इट हैज बीन क्रिएटेड, द वे इट वाज ड्राफ्टेड, सो इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो पाती, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, तो ऑब्वियसली गैप्स बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। सो हम लोग भी इसी तरह क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और रिसर्च देन आपका स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। तो इस यहाँ पे एक क्योंकि आप इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर को, तो आप ये चीज़ डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं या करना चाहिए कि पीएमसी का एग्जैक्टली इन तीनों एरियाज़ में मेजॉरिटी क्या रोल था, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करनी थी तो किस लेवल पे करनी थी, और वो इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो पाई तो क्या ये उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में था या नहीं था। जी जी। पठानी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल को लेके कि अब ये बीओडी हुई और उसमें सारी कंडीशंस जो बदल दी गई, अब पब्लिक के पास क्या राइट है? जैसे धर्मशाला में बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं जो ये देखते हैं कि उनके पैसे का मिसयूज हो गया। तो पहला जवाब मैं आपसे चाहूंगा, उसके बाद सौरभ जी से चाहूंगा कि पब्लिक के पास अब क्या राइट्स हैं, वो क्या एक्शन इस पे ले सकते हैं, किसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनके साथ एक तरह से देखा जाए तो जीवन के साथ ही खिलवाड़ हुआ है, बिकॉज उनका जीवन का स्तर जो बनना था, उठना था, अपलिफ्टमेंट होनी थी, वो नहीं हो पाई। तो अब उनके पास क्या राइट्स हैं? इसमें मैं प्रेम सागर जी मेरे पुराने दोस्त हैं और इनका भी साथ में इशू को एड्रेस करूंगा मैं। बेसिकली अगर हम इसको देखें स्मार्ट सिटी का, तो इसमें हमको स्टेक होल्डर्स को देखने की जरूरत है। असली स्टेक होल्डर इसका जो है वो पब्लिक है, लोग हैं और सिटीजन है। स्मार्ट सिटी जो है वो लोगों के लिए बन रही है, ना कि किसी अधिकारियों के लिए या किसी गवर्नमेंट में बैठे लोगों के लिए। यहाँ पे आज जो हम काम कर रहे हैं, आज मैं ये जानता हूँ क्योंकि 25-30 साल ब्यूरोक्रेसी में काम करने के बाद मेरे को आज समझ ये आ गई कि जब तक नागरिक नहीं जागेंगे तब तक ये चोरी चलती रहेगी और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर हम 10 साल लगे रहेंगे कुछ नहीं होगा, 20 साल लगे रहेंगे, लेकिन आप सभी लोग, अभी प्रेम सागर जी भी, आशीष जी भी, आप भी, आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ फर्क हो रहा है। जब जनता जाग रही है तो थिंग्स आर ट्राइंग टू चेंज, और वो चेंज जो है वो आएगा, और आना तभी पॉसिबल है जब उसमें नागरिक बीच में आएंगे और मालिक जो है अपने आप को असर्ट करेगा। वी आर द ओनर्स एंड वी हैव टू असर्ट। मनी हैज टू कम फॉर द पीपल, not for the engineers, not for the commissioner, not for the managing director, not for the government, not for the elected people. Money belongs to the people. It has to be spent for the people. जी सौरभ जी, आई विल कम टू यू कि इसको एक करप्शन को एक्सपोज कैसे किया जाए। अब ये जो टेंडरिंग प्रोसेस में हेरफेर हो जाती है और सारी चीजें गड़बड़ होती हैं, हाउ कैन वी एक्सपोज दिस करप्शन, हाउ अ कॉमन सिटीजन कैन एक्सपोज दिस करप्शन एंड फिक्स द अकाउंटेबिलिटी की जो लोग ऐसा सोचते हैं और खिलवाड़ कर लेते हैं लोगों की लाइफ से, उनको कैसे अकाउंटेबल ठहराया जाए? जो बना था स्मार्ट सिटी का एजेंडा या जो स्मार्ट सिटी की जो सोच थी वो ऐसी नहीं थी। वो उसमें लोगों को जोड़ा गया था, लोगों से एडवाइजरी लेके, लोगों से सलाह लेके, लोगों से एक तरह से आइडियाज लेके
और मतलब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट उसमें था, जिसको हमारे जो लोकल लेवल पे जो एजेंसीज हैं उन्होंने पब्लिक को आउट कर दिया। दूसरा आपने कहा कि पब्लिक अब क्या करे। पब्लिक, अब जैसा पठानिया जी ने कहा कि लोगों का जागरूक होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, हमको एक तो ये समझना पड़ेगा कि विरोध करने का जो ठेका है वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट या एक दो कुछ पार्टी का इनका नहीं है। क्योंकि अगर धर्मशाला की सड़क बन रही है वो धर्मशाला के लोगों के लिए बन रही है। शिमला में अगर स्मार्ट बस स्टॉप बन रहे हैं तो शिमला के लोगों के लिए बन रहे हैं। और जब पॉलिटिकल क्लास उसका विरोध नहीं कर रही है, अगर कोई काम गलत हो रहा है या काम हो गया, सब कुछ हो गया, वो यूज में नहीं लाए जा रहे हैं, अगर उस पर हमारे सिस्टम का ध्यान नहीं है, तो पब्लिक को बोलना पड़ेगा। पब्लिक को बोलना पड़ेगा, जो हमारी फ्रेटर्निटी है उनको थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ बस स्टॉप बन गए 8 बस स्टॉप लाखों करोड़ रुपए के, तो वो काफी नहीं है ना। दूसरा इसमें ये है कि ये जो जैसे पठानिया जी ने कहा, इतनी डिटेल नॉलेज मुझे भी नहीं थी कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों को तोड़ मरोड़ के कब्जा किया जाता है टेंडर के ऊपर या पूरी चीजों के ऊपर, इतना डिटेल में नहीं पता था। अब ये चीजें, ये इतनी गहरी नॉलेज जनता को तो नहीं हो सकती, जनता को तो बाद में ही पता चलेगा। अब पब्लिक को नहीं पता होगा कि यहाँ सिर्फ एक ही आदमी आया था लास्ट में कंसल्टेंसी के लिए। इसके लिए तो हमारी फ्रेटर्निटी है, या तो हमें अपना ठीक से काम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा लाई जाए। ये जो बाकी जिस तरह से टेंडर होते हैं, बाकी जिस तरह से जो कंपनीज हायर होती हैं या जो भी होता है, तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है। पब्लिक को नहीं पता है कि इन सब में क्या होना चाहिए। पब्लिक को शायद अब पता चलेगा कि अच्छा 10 साल क्या इसमें कंडीशन था कि ब्लैक लिस्टेड फर्म नहीं होनी चाहिए, उसको डू अवे किया उस कंडीशन के साथ। तो ये बहुत उसका प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। किन किन लोगों ने उसमें टेंडर में हिस्सा लिया उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है, जैसे पंचायतों में आम जुलास होता है और उसमें हर कोई आदमी चला जाता है, मुझे लगता है कि अर्बन लोकल बॉडीज में भी इस तरह के मैटर में कोई ऐसी आम सभा होनी चाहिए जिसपे कोई भी आदमी जाए और वहां ये सब चीजें पब्लिक हो कि भैया हम धर्मशाला के लिए स्मार्ट सिटी लेके आए हैं, अब जो भी आगे काम हो रहे हैं इस स्मार्ट सिटी के अंदर धर्मशाला में ये कन्वेंशन हॉल बनना है, इसको ये बना रहा है, ये ठेकेदार है, ये इसकी प्रक्रिया, ओपन रहे प्रक्रिया, ताकि लोगों को जब भी पता चले। अब जैसे पठानिया जी ने कहा कि किसी ने ना सड़क नापी ना टाइलें नापी, उसका बोल दिया कि 18 करोड़ का 18 करोड़ का टेंडर है ना। ये सब जगह ऐसा हुआ है। वो बात वही हुई है कि पूरा बिल्कुल पीडब्ल्यूडी स्टाइल जब काम हुआ है तो उसमें ये दिक्कतें, तो अब ये तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं इसमें। जैसे स्मार्ट सिटी जो सोच के बनी थी वहां तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका रीजन पठानिया जी ने बता दिया कि क्या क्या, सबको पता है उसका रीजन। अब तो लोगों को दिख भी रहा है कि शुरू में तो ये था कि बनेगी, अब तो लोगों को दिख रहा है कि अरे भाई वो तो नहीं बनी थी जो होर्डिंग में दिख रहा था, जिसकी हमको प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी, है ना। अब जो कुछ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, बेसिकली मैं इसको स्मार्ट सिटी अब नहीं कहूंगा, अब मैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहूंगा कि सड़कें चौड़ी हो गई, नई सड़कें बन गई। दरअसल इसमें हुआ क्या, जैसे पठानिया जी ने कहा कि पैसा दिखा, पैसा आया, सबने कहा कि अरे ये बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आया है, सब डिपार्टमेंट ने उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, वजह सबको पता है। अब उसमें क्या हुआ, एक काउंसलर है, रूलिंग पार्टी का है, अपोजिशन पार्टी का है, कुछ भी है, उसने कहा कि उसको अपने उस पर रास्ता बनाना है, ये टाइल वाला रास्ता जो बनाना है, पेवर ब्लॉक बिछाना है, पैसा कहाँ से आएगा। वो कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर के पास पैसा नहीं है, वो पॉलिटिशियन जो होगा उसके पास जाएगा कि जी मेरे तो वार्ड में बनना है रास्ता, इतने लोग हैं, तो पैसा कहाँ से, स्मार्ट सिटी से दे दो, स्मार्ट सिटी से पैसा दे दो, टाइल लगा दो। किसी ने कहा कि जी मेरे तो जी रेलिंग बननी है, स्मार्ट सिटी से दे दो, मेरी लाइट लगनी है, स्मार्ट सिटी से दे दो। बेसिकली स्मार्ट सिटी जो थी वो तो एक शहर बसना था एक नए विचारों के साथ, वो ना बस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूर थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, अभी भी शायद काम चल रहा है। तो अभी भी हम लोग ये ध्यान दें, जो भी स्टेक होल्डर स्मार्ट सिटी में है, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर स्मार्ट सिटी का है पब्लिक, पैसा उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए। पब्लिक अभी भी देखे कि भाई चलो वो तो नहीं बनेगा जो जो सोचा था, लेकिन जो बन रहा है कम से कम ये ठीक कम से बने, कम बच गया, थोड़ा सा
बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है कम से कम वो ठीक बने। ठीक है भाई, बहुत सुंदर नहीं बनना था, स्मार्ट नहीं बनना था, लेकिन वो जो बना है वो अब ठीक रहे, इस पे पब्लिक थोड़ा सा अवेयर हो। बाकी तो पठानिया जी ने जैसा कहा कि बहुत क्लियरली उन्होंने सब बातें बताई है, तो बहुत समय से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। जी थैंक यू जी सर, हम कंक्लूड करेंगे सर इस डिस्कशन को यहीं पे। पठानी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम सौरभ जी, हम 3 लोग जो हैं, धर्मशाला वाले, प्रेम सागर जी, गजाला मैडम और आशीष जी और गोपालपुरी जी। धर्मशाला में तो ये सर्टन है कि अभी धर्मशाला में कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। काफी मेहनत करने के बाद भी दे कुड नॉट डैमेज द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। यहाँ पे तो सर्टन है कि स्मार्ट डेवलपमेंट जैसे सोची गई थी वैसे होगी। इट मे टेक सम टाइम, बट वी हैव टू इंश्योर द स्मार्ट डेवलपमेंट, and I think we need to work for that. Definitely, sir. We'll do that, sir, and we are going to conclude this discussion now with a note that government should also take a call कि ऐसे जो serious projects हैं, बड़े projects हैं जिनसे लोगों को employment मिलनी है, state को revenue मिलना है, इनकी जरूर ये जांच होनी चाहिए कि टेंडरिंग प्रोसेस क्यों बदला गया, कौन लोग उससे लाभान्वित हुए। तो इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए प्रेम सागर जी, मैडम गजाला, आशीष भगोरिया जी, पठानिया जी, सौरभ जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स सो मच। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.